हेलो एवरीवन, अ ब्यूटीफुल गुड मॉर्निंग टू ऑल। आई एम पूजा एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के वीडियो में हम वीकली करंट अफेयर डिस्कस करेंगे। मतलब 7 जुलाई से लेकर 13 जुलाई तक हमने जो भी इंपॉर्टेंट न्यूज को कवर किया है उस पर बेस्ड हम क्वेश्चंस देखेंगे और एक क्विक रिवीजन हम यहाँ पे करने वाले हैं। ओके, तो आज का हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन क्या क्या है, इस पूरे वीक में हमने जो भी इंपॉर्टेंट डेज सेलिब्रेट किए हैं वो देखेंगे उनकी थीम के साथ, और ये भी देखेंगे कि वो दिन हमें क्यों याद रखना है, मतलब इसका पर्पस क्या है। सेकंड, हम बात करेंगे इंपॉर्टेंट पर्सन। इस पर्टिकुलर वीक में ना काफी सारे इंपॉर्टेंट पर्सन हैं जिनको कुछ इंपॉर्टेंट अवार्ड्स दिए गए हैं, तो हम सभी इंपॉर्टेंट पर्सन जो भी न्यूज में थे, चाहे वो अवार्ड हो, अपॉइंटमेंट्स हो, ओबिचुरीज हो, कोई बुक रिलीज हो, वो सब देख लेते हैं। थर्ड सेगमेंट पे हम बात करेंगे टॉप 10 इवेंट्स, जो भी इवेंट है, नेशनल इवेंट, इंटरनेशनल इवेंट, डिफेंस इवेंट, जो भी टॉप 10 न्यूज है वो हम यहाँ पर देखेंगे। इसके बाद 35 क्वेश्चन का एक छोटा सा क्विज है, उस क्विज को आपको अटेंड करना है। आउट ऑफ 35 आपका जो भी स्कोर होता है आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तो ये है आज का हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन। सो स्टार्ट कर लेते हैं। अच्छा हाँ, एक और चीज, जो पहली बार चैनल पे आ रहे हैं, जो स्टूडेंट न्यू हैं, उनको मैं बताना चाहती हूँ कि इस क्लास की करंट अफेयर्स की जो पीजीएफ है वीकली आप इजीली डाउनलोड कर सकते हैं मेरे टेलीग्राम से। टेलीग्राम की लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, या सिंपली आप सर्च भी कर सकते हैं पूजा जैन CA 247। ठीक है, तो इजीली वहां से पीडीएफ मिल जाएगी रिवीजन पर्पस के लिए। डन, कोई दिक्कत? चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कुछ हम इंपॉर्टेंट डेज और उनकी थीम से। सो पहला है 7 जुलाई। 7 जुलाई को हमने वर्ल्ड खिसवेली लैंग्वेज डे मनाया। ये एक अफ्रीकन लैंग्वेज है जो अफ्रीका कॉन्टिनेंट में बोले जाती है। यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने इस दिन की शुरुआत की थी और ये 3rd एडिशन है। थीम क्या रही है? तो थीम हो जाएगी खिसवेली एजुकेशन एंड कल्चर ऑफ पीस। अब 10 जुलाई को हमने ग्लोबल एनर्जी इंडिपेंडेंस डे और नेशनल फिश फार्मर्स डे मनाया। 2 इंपॉर्टेंट डे हमने 10 जुलाई को मनाए। ठीक है, सबसे पहला है ग्लोबल एनर्जी इंडिपेंडेंस डे, मतलब हमें फॉसिल फ्यूल से फ्री होना है, इंडिपेंडेंस होना है और रिन्यूएबल एनर्जी के डायरेक्शन में काम करना है। तो थीम क्या है? एनर्जी ट्रांजिशन नाउ, एम्ब्रेस द फ्यूचर। नेशनल फिश फार्मर्स डे, हमारी जो फिशिंग कम्युनिटी है, स्पेशली जो हम एक्वाकल्चर के डायरेक्शन में काम कर रहे हैं और जो फिशिंग कम्युनिटीज डायरेक्शन में काम कर रही है, उनको सम्मान देने के लिए यहाँ पर 2 लोगों का नाम हमें देखना है, प्रोफेसर डॉक्टर हीरालाल चौधरी और उनके कलीग डॉक्टर KH अली खुन्नी। इनका जो कंट्रीब्यूशन रहा इन द फील्ड ऑफ एक्वाकल्चर, उसको ही ऑनर करने के लिए, उनके कंट्रीब्यूशन को याद करने के लिए हम नेशनल फिश फार्मर्स डे 10 जुलाई को मनाते हैं। नेक्स्ट एंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट 11 जुलाई वर्ल्ड पॉपुलेशन डे। ठीक है, सिंस 1990 से हम इस दिन को मना रहे हैं और थीम क्या है? लीव नो वन बिहाइंड, काउंट एवरीवन। ओके, ये एक इंपॉर्टेंट डे है, इसकी थीम इंपॉर्टेंट है, इसे आपको बिल्कुल नहीं भूलना है। ठीक है, नेक्स्ट एंड लास्ट 12 जुलाई मलाला डे, क्योंकि मलाला यूसुफजई का बर्थडे होता है 12 जुलाई को, और ये यंगेस्ट पर्सन रही है पूरे इतिहास में जिनको नोबेल प्राइज दिया गया। जब ये 17 ईयर्स की थी ओनली, तब इनको नोबेल पीस प्राइज दिया गया था 2014 में, क्योंकि इन्होंने फीमेल एजुकेशन में काम किया है। ठीक है, तो ये हमारे कुछ इंपॉर्टेंट डेज हमने देखे। नाउ बात करते हैं सम इंपॉर्टेंट पर्सन जो इस हफ्ते न्यूज में थे। तो सभी इंपॉर्टेंट पर्सन को एक एक करके हम देखेंगे। पहले पर्सन हमारे प्राइम मिनिस्टर ही हैं। सो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी रिसीव्स रशियाज हाईएस्ट सिविलियन ऑनर फ्रॉम द प्रेसिडेंट। ये 5th टाइम बने हुए हैं रशिया के प्रेसिडेंट, जिनका नाम है व्लादिमीर पुतिन। इन्हें ये अवार्ड दिया है, आप देख सकते हैं। अच्छा, ये रशिया का जो हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है उसका नाम है सेंट एंड्रयू द एपोस्टल। ठीक, ये इस अवार्ड को दिया गया है। इस अवार्ड की शुरुआत 1698 में जार पीटर द ग्रेट ने की थी। ओके, इसके अलावा दोनों देशों की जब मुलाकात होती है, लीडर की मुलाकात होती है, तो इन्होंने डिसाइड किया है कि हम अपना जो ट्रेड है, बायलैटरल ट्रेड हम $100 बिलियन करेंगे। कब तक? बाय 2030। ये डिसीजन भी यहां पर लिया गया है। डन, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं हम गगन नारंग के बारे में, जो कि हमारी कंट्री के एक शूटर है, शूटिंग से एसोसिएटेड है। ठीक है, गगन नारंग टू बी इंडियन टीम चीफ दे मिशन इन द पेरिस ओलंपिक, जो अपकमिंग आपका 26 जुलाई से पेरिस ओलंपिक स्टार्ट होने वाले हैं। ठीक है, इसके लिए जो चीफ दे मिशन है, मतलब जो पूरा हमारे कंटिजेंट को लेकर जाएंगे और प्रॉपर मतलब उनको वहां पे लीड करने का काम जो करेंगे, वो चीफ द मिशन कहलाते हैं।
और यहाँ पे गगन नारंग को अपॉइंट किया गया है। और बेसिकली पहले मैरी कॉम थी, मैरी कॉम ने स्टेप डाउन कर लिया था, तो अब यहाँ पर आपको गगन नारंग देखने को मिल जाएंगे फॉर अपकमिंग ओलंपिक्स। ठीक है, अब यहाँ पे बात करते हैं इनके अचीवमेंट के बारे में। तो 2012 में जाना पड़ेगा। 2012 में लंदन ओलंपिक्स में इन्होंने ब्रोंज मेडल जीता था, इस बात को याद रखना है। इसके अलावा ये है बैडमिंटन प्लेयर पीवी सिंधु इनका नाम है, और ये हमारे टेबल टेनिस प्लेयर है जिनका नाम क्या है, शरत कमल। ये फ्लैग बेयरर है, जो कि आप कह सकते हो कि ध्वज वाहक आपको देखने को मिल जाएंगे। इसके अलावा हमारे जो 28 एथलीट का स्क्वाड है उसको लीड कौन कर रहे हैं, तो आप देखेंगे कि नीरज चोपड़ा उसको लीड कर रहे हैं। ठीक है, अब देखिए आप कोई भी एग्जाम में अपियर होने वाले हो, अभी जो भी अपकमिंग एग्जाम होने वाले हैं इस पूरे ईयर में, तो उसमें आपको स्पोर्ट्स सेगमेंट तो डेफिनेटली देखने को मिलता है। तो आपके लिए मैंने एक छोटा सा वीडियो बनाया था जिसमें हमने जनवरी मंथ से लेकर जून 2024 के सभी इंपॉर्टेंट स्पोर्ट्स इवेंट को डिस्कस कर लिया है। जैसे कि कोई इंपॉर्टेंट अवार्ड डिस्ट्रीब्यूट किए गए हैं, जैसे कि बीसीसीआई का अवार्ड है, आईसीसी अवार्ड है, फीफा अवार्ड है। ठीक है, इसके अलावा आपका ऑस्ट्रेलियन ओपन हो गया, फ्रेंच ओपन हो गया, डिफरेंट आपके चेस टूर्नामेंट हो गए, बैडमिंटन टूर्नामेंट हो गए, इसके अलावा खेलो इंडिया गेम्स हो गए। तो ये सभी इंपॉर्टेंट होते हैं, ये सब यहाँ पर कवर किया है, आप देख सकते हैं, प्लेलिस्ट में वीडियो अवेलेबल है। डन, चलिए अगले पर्सन के बारे में बात करते हैं। यहाँ पे कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन है अबाउट द ओलंपिक्स, जैसे कि ये 33rd नंबर का पेरिस ओलंपिक है। पेरिस पहली बार नहीं, तीसरी बार समर ओलंपिक्स को होस्ट कर रहा है। इसके पहले अगर आप देखेंगे तो 1900 और 1924 में पेरिस ने समर ओलंपिक्स को होस्ट किया है। अब यहाँ पे जो पेरिस ओलंपिक होने वाले हैं इसमें 4 नए स्पोर्ट्स को इंट्रोड्यूस किया जा रहा है, जैसे कि ब्रेकिंग, सर्फिंग, स्पोर्ट क्लाइंबिंग एंड द स्केट बोर्डिंग। ठीक है, इसके अलावा जो लास्ट ईयर मतलब 2020 में टोक्यो ओलंपिक्स हुए थे उसमें हमारे जो फ्लैग बियरर थे वो हमारे हॉकी टीम के फॉर्मर कैप्टन जिनका नाम है मनप्रीत सिंह और मैरी कॉम थी। तो ये कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन हो गई। चलिए अब बात करते हैं HCL टेक के बारे में। सो HCL टेक की चेयरमैन है रोशनी नाडर। रोशनी नाडर, इनका जो कंपनी है HCL टेक, ये फ्रांस में 2009 से ऑपरेट हो रही है। ठीक है, इसलिए यहाँ पे रोशनी को फ्रांस का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड दिया गया है। तो HCL टेक्नोलॉजीज चेयरपर्सन रोशनी नाडर हैज बीन कन्फर्ड विद द फ्रांस हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड। और फ्रांस का जो सर्वोच्च सम्मान है उसको हम चेवलियर दे ला लीजन दी ऑनर या नाइट ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर के नाम से जानते हैं। ठीक है, ये अवार्ड किसे मिला है, रोशनी को मिला है। इस अवार्ड की शुरुआत नेपोलियन बोनापार्ट ने की थी 1802 में। ठीक है, 2023 की अगर बात करें मतलब लास्ट ईयर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने भी ग्रैंड क्रॉस ऑफ द लीजन ऑफ द ऑनर अवार्ड को रिसीव किया था। चलिए अब बात करते हैं यहाँ पर हम अपने पद्म अवार्ड के बारे में। वी नो दैट पद्म अवार्ड तो अनाउंस हुए थे कब, जनवरी मंथ में, लेकिन ऐसा तो है नहीं, उस समय तो अनाउंसमेंट होता है, जो अवेलेबल होता है धीरे धीरे उनको अवार्ड डिस्ट्रीब्यूट होते रहते हैं। तो सिमिलर यहाँ पे फॉक्सकॉन चेयरमैन यंग लुई, इनको रिसेंटली पद्म भूषण अवार्ड मिला है। इन्होंने पद्म भूषण अवार्ड को रिसीव किया है। ठीक है, पद्म भूषण अवार्ड को 75th रिपब्लिक डे की ईव पर अनाउंस किया गया था। क्यों यहाँ पे इनको अवार्ड दिया है, क्योंकि लगातार ये अपने बिजनेस को, अपनी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट को इंडिया में भी एक्सटेंड कर रहे हैं। और फॉक्सकॉन जो है वो आईफोन प्रोडक्शन फैसिलिटी प्रोवाइड करता है। पूरे वर्ल्ड में 70% आईफोन को मैन्युफैक्चर करने की जो असेंबली है वो इनके पास ही है। ठीक है, इसलिए इनको अवार्ड दिया गया है। अब टोटल पद्म अवार्ड कितने दिए गए हैं, तो टोटल पद्म अवार्ड 132 अवार्ड्स को अनाउंस किया गया था। 3 अलग अलग कैटेगरी होती हैं, पद्म विभूषण, पद्म भूषण एंड पद्मश्री। सो 5 यहाँ पे पद्म विभूषण अवार्ड थे, 17 पद्म भूषण अवार्ड एंड 110 पद्मश्री अवार्ड आपको मिल जाएंगे। ये टोटल 132 अवार्ड्स है। इनमें से 8% ऐसे हैं जो कि फॉरेनर या NRI कैटेगरी या कोटा से आते हैं। इन 8% में से केवल और केवल 1% है जिनको पद्म भूषण दिया गया है, जिनके बारे में हमने बात की, यंग लुई, और 7 जो है वो पद्मश्री अवार्डी हैं। ठीक है, 30 अवार्डीज जो है वो वीमेन है। हम डिस्कस करते हैं मसूद पेजेस्कियन, इलेक्टेड एज द न्यू प्रेसिडेंट ऑफ ईरान। कुछ समय पहले हमने डिस्कस किया था कि ईरान के जो प्रेसिडेंट थे इब्राहिम रेसी, उनका चॉपर क्रैश में डेथ हो जाती है। इसके बाद यहाँ पे आपको नए प्रेसिडेंट देखने को मिल जाएंगे ईरान के। ठीक है, आपको इनका नाम याद रखना है, मसूद पेजेस्कियन इनका नाम है।
यहाँ पे जो ईरान के प्रेसिडेंट का टेन्योर होता है वो 4 सालों के लिए होता है और ये एलिजिबल होते हैं री इलेक्शन के लिए। ईरान की कैपिटल तेहरान है और ईरान की करेंसी रियाल है। अब एक ना एक क्वेश्चन, 1 to 2 क्वेश्चन आप कह सकते हो कि आने वाले एग्जाम में हर एक सेट में इंटरनेशनल अपॉइंटमेंट से आता है, इसलिए आज आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो मिलने वाला है जिसमें हम जनवरी मंथ से लेकर जून मंथ तक के जितने भी इंपॉर्टेंट इंटरनेशनल अपॉइंटमेंट्स हुए हैं, नेशनल अपॉइंटमेंट्स तो ऑलरेडी हमने डिस्कस कर लिए हैं, अभी हम केवल बात कर रहे हैं इंटरनेशनल अपॉइंटमेंट, मतलब जो अलग अलग कंट्रीज हैं उनके प्राइम मिनिस्टर, उनके प्रेसिडेंट या फिर कोई इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जैसे कि नेटो, FATF, इनके हेड अपॉइंट हुए हो, उनको हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। तो आज आपको ये भी बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो रिसीव होगा, आप इसको भी देख लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट है अरुणाचल प्रदेश के गवर्नर जिनका नाम है लेफ्टिनेंट जनरल KT पटनायक। उन्होंने रिसेंटली एक बुक को लॉन्च किया है, ठीक है, और बुक का टाइटल क्या है? कारगिल वॉर द टर्निंग पॉइंट। बुक का टाइटल है द कारगिल वॉर द टर्निंग पॉइंट। और इस बुक के ऑथर कौन है, किसने इसे लिखा है? तो वीर चक्र अवॉर्डी लेट कर्नल MB रविंद्रनाथ, इन्होंने इस बुक को लिखा है और रिसेंटली अरुणाचल प्रदेश के गवर्नर ने इसको रिलीज किया है। डन। करेंगे अबाउट द स्पाइस अवार्ड। तो स्पाइस अवार्ड 2024 रिसेंटली डिस्ट्रीब्यूट किए गए हैं और इस 6 नंबर का एडिशन था। इन अवार्ड की शुरुआत ICAR इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्पाइसेस रिसर्च ने की थी और ये अवार्ड किसे दिया गया है? तो केरला त्रिशूर की हैं स्वप्ना कलिंगल, और इन्हें ये अवार्ड इसलिए दिया गया है क्योंकि इन्होंने स्पाइस कल्टीवेशन किया है, स्पाइस बेस्ड क्रॉपिंग की है, इसलिए इनको ये अवार्ड दिया जा रहा है। अगला नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, हम बात करेंगे FATF की प्रेसिडेंट के बारे में। तो मेक्सिको की एलिसा दे एंडा मेडेर्जो, इन्हें रिसेंटली FATF मतलब फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स का प्रेसिडेंट अपॉइंट किया गया है और 1 जुलाई से इनके टेन्योर की शुरुआत हो चुकी है। सो 1 जुलाई 2024 से लेकर 30 जून 2026 तक, 1 जुलाई 2024 से 30 जून 2026 तक इनका टेन्योर रहने वाला है और इन्होंने रिप्लेस किया है T राजा कुमार को जो कि सिंगापुर से थे, ठीक है, इसलिए आपको इनका नाम याद रखना है, मैक्सिको से बिलोंग करती हैं। अगर हम FATF के बारे में बात करते हैं जिसको हम फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स कहते हैं, इसका फॉर्मेशन 1989 में हुआ था पेरिस फ्रांस में। 40 मेंबर नेशन आपको देखने को मिल जाएंगे। चलिए अब यहाँ पे हम 2 प्लेयर्स के बारे में बात करते हैं। पहले प्लेयर है ध्रुव सितवाला एंड सेकेंड है अनुपमा रामचंद्रन, और इन दोनों का एसोसिएशन बिलियर्ड्स एंड स्नूकर चैंपियनशिप से है और इन्होंने रिसेंटली एशियन बिलियर्ड्स एंड स्नूकर चैंपियनशिप को जीता है। अच्छा, ये चैंपियनशिप के बारे में बात करते हैं तो कहां पर हो रही थी? ये चैंपियनशिप हो रही थी सऊदी अरेबिया में, रियाद में, और ध्रुव सितवाला ने डिफीट किया था पंकज आडवाणी को। और पंकज आडवाणी भी आपको पता है कि हमारे देश के नहीं पूरे वर्ल्ड के टॉप क्लास आपको बिलियर्ड और स्नूकर प्लेयर देखने को मिलेंगे, ठीक है। और इन्होंने ध्रुव सितवाला ने डिफीट किसको किया था? पंकज आडवाणी को, और एशियन बिलियर्ड चैंपियनशिप जीत लिया है मेंस कैटेगरी में। वहीं अगर हम फीमेल कैटेगरी में बात करते हैं तो फीमेल कैटेगरी में अनुपमा रामचंद्रन ने इस टाइटल को जीता है और अनुपमा का ये पहला टाइटल, जबकि ध्रुव का ये 3रे नंबर का टाइटल आपको मिल जाएगा। बात करेंगे डॉक्टर C नारायण रेड्डी नेशनल लिटरेरी अवार्ड के बारे में, ठीक है। ये अवार्ड डॉक्टर C नारायण रेड्डी जो कि एक तेलुगु राइटर रहे, उनकी याद में दिया जाता है। और अवार्ड किसे दिया जा रहा है? तो तमिल राइटर शिव शंकरी को अवार्ड के लिए सिलेक्ट किया गया है। इनको 29 जुलाई को ये अवार्ड दिया जाएगा। हमें तमिल राइटर शिव शंकरी का नाम याद रखना है, इसलिए याद नहीं रखना है कि इनको डॉक्टर C नारायण रेड्डी अवार्ड दिया जा रहा है। हमें इनका नाम इसलिए याद रखना है क्योंकि इनको 32 नंबर का सरस्वती सम्मान दिया गया है 2022 में। 32वें नंबर का सरस्वती सम्मान किसे दिया गया है? तमिल राइटर शिव शंकरी को दिया गया है। और इनकी रचना क्या है? तो सूर्यभंसम। ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा सकता है कि सूर्यभंसम किसकी रचना है, इसलिए इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पे थोड़ी सी बातें हम करेंगे सरस्वती सम्मान के बारे में कि पहला सरस्वती सम्मान हरिवंश राय बच्चन को दिया गया था। वही पहली महिला जिनको सरस्वती सम्मान दिया गया है उनका नाम क्या है? बालामणि अम्मा आपको मिल जाएंगी, ठीक है। हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसके शेड्यूल 8 में जो हमारी 22 भाषाएं हैं उनमें ये अवार्ड दिया जाता है। आपको यहाँ से 22 भाषाओं के बारे में थोड़ी सी इंफॉर्मेशन लिखी है, आप पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट नाम आता है विनेश फोगाट का, और इन्होंने रिसेंटली गोल्ड मेडल जीता है ग्रैंड प्रिक्स ऑफ स्पेन में। ग्रैंड प्रिक्स ऑफ द स्पेन इंटरनेशनल कॉन्टिनेंटल रेसलिंग चैंपियनशिप हुई थी और इन्होंने 50 kg कैटेगरी में रिसेंटली गोल्ड मेडल जीता है। इसके अलावा ये अर्जुन अवार्डी भी हैं। 2016 में इनको अर्जुन अवार्ड भी मिला गया था और मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड भी इनको 2020 में दिया है, ठीक है।
नेक्स्ट, ये है रजत शर्मा, हम सभी को पता है, चेयरमैन है एंड एडिटर इन चीफ भी है इंडिया टीवी में। रिसेंटली इन्हें प्रेसिडेंट की तरह इलेक्ट किया गया है। कहां पर? एनबीडीए। एनबीडीए मतलब न्यूज ब्रॉडकास्टर एंड डिजिटल एसोसिएशन के प्रेसिडेंट कौन बन गए हैं? रजत शर्मा आपको देखने को मिल जाएंगे। न्यूज ब्रॉडकास्टर एंड डिजिटल एसोसिएशन का फॉर्मेशन 2007 में हुआ था और न्यू दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर आपको मिल जाएगा। हथरस, आप लोग ने हथरस इंसिडेंट के बारे में भी सुना होगा कि हथरस में एक सत्संग था 3 जुलाई को और बहुत सारे लोग, 2.5 लाख से ज्यादा लोग कलेक्ट हुए थे और उसके बाद वहां पे क्या हो गया? पैनिक क्रिएट हो गया, भगदड़ मच गई, जिसके कारण 120+ लोगों की जान चली गई। ऐसा क्यों हुआ? इस पे इन्वेस्टिगेट करने के लिए उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने एक इन्वेस्टिगेशन कमेटी बनाई है। उसी इन्वेस्टिगेशन कमेटी के बारे में हम बात कर रहे हैं, जिसको हेड कौन कर रहे हैं? आंसर हो जाएगा रिटायर्ड जज ब्रजेश श्रीवास्तव। तो उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट हैज कॉन्स्टिट्यूटेड अ 3-member जुडिशियल कमीशन टू इन्वेस्टिगेट द पैनिक इन द हथरस ड्यूरिंग अ सत्संग ऑन द 3rd जुलाई। ठीक है, अब यहाँ पे आपको 3 मेंबर देखने को मिलेंगे, जिनमें से एक आपको मिलेंगे ब्रजेश कुमार श्रीवास्तव, जो कि इसको हेड कर रहे हैं और रिटायर्ड जज हैं इलाहाबाद हाई कोर्ट के। ये कमीशन का जो हेडक्वार्टर होगा वो कहाँ पर होगा? आंसर हो जाएगा लखनऊ, उत्तर प्रदेश में होगा। और ये कमीशन बेसिकली पता लगाएगा कि इंसिडेंट क्यों हुआ था, या ये नॉर्मल इंसिडेंट हुआ है या फिर कोई कॉन्स्पिरेसी थी। ठीक है, इसके अलावा ये भी पता लगाया जाएगा कि जो सत्संग के ऑर्गेनाइजर थे जिन्होंने इस इवेंट को ऑर्गेनाइज किया था, क्या उन्होंने प्रॉपर परमिशन और सभी सेफ्टी फीचर्स को फॉलो किया था, परमिशन ली थी स्टेट गवर्नमेंट से। तो सारी चीजों पे यहाँ पे रिपोर्ट तैयार करेंगे और 2 months में ये लोग रिपोर्ट को सबमिट करेंगे। नेक्स्ट बात करते हैं उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक के बारे में। रिसेंटली आरबीआई ने रीअपॉइंटमेंट किया है गोविंद सिंह को एज अ मैनेजिंग डायरेक्टर एंड चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक। इनका नया वाला जो टेन्योर है वो 21 सितंबर से स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि ऑलरेडी अभी ये उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक के एमडी एंड सीईओ के रूप में काम कर रहे हैं। नाम क्या है? गोविंद सिंह। नेक्स्ट नाम आता है गौतम गंभीर का। रिसेंटली बीसीसीआई ने हमारी मेंस क्रिकेट टीम के हेड कोच अपॉइंट किए हैं गौतम गंभीर, और इनका जो टेन्योर है वो 2027 तक, मतलब 2027 तक रहेगा। ठीक है, तो याद रखना है हमारे फॉर्मर क्रिकेटर है गौतम गंभीर, जिनको नया हेड कोच बनाया गया है इंडिया की मेंस क्रिकेट टीम का। डन। चलिए अब बात करेंगे 16 फाइनेंस कमीशन। हमें पता है 16 फाइनेंस कमीशन के हेड कौन है? अरविंद पनगड़िया हैं। अब यहाँ पर 16 फाइनेंस कमीशन ने 5 मेंबर की एक एडवाइजरी काउंसिल बनाई है। ये एडवाइजरी काउंसिल बेसिकली 16 फाइनेंस कमीशन को एडवाइज करेगी अबाउट द टर्म ऑफ रेफरेंस, मतलब किस तरीके से हमें टैक्सेस का डिस्ट्रीब्यूशन करना है बिटवीन स्टेट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट, फिर स्टेट के बीच में टैक्सेस का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे किया जाना चाहिए, स्टेट को कितना ग्रांट सेक्शन किया जाना चाहिए। तो इन सारी बातों पे एडवाइस करने का काम ये एडवाइजरी काउंसिल करेगा, जिसमें आपको 5 मेंबर्स देखने को मिलेंगे। कौन कौन है? डीके श्रीवास्तव, पूनम गुप्ता, प्रांजल भंडारी, राहुल बाजीराव एंड नीलकंठ मिश्रा। ठीक है, ये 5 नाम आपको देखने, हो सकता है पूछ लिया जाए कि इनमें से कौन सा पर्सन या व्यक्ति है जो कमीशन के पार्ट नहीं है या कमीशन के पार्ट है। तो इसलिए थोड़ा सा आप इन 5 लोगों के नाम याद रखने की कोशिश करो। अगला नाम देखेंगे अविनाश सावले का। ठीक है, एक एथलीट है और इन्हें हम 3000 मीटर स्टेपल चेस के लिए जानते हैं। रिसेंटली इन्होंने पेरिस डायमंड लीग जो कि फ्रांस में हो रही थी, उसमें इन्होंने नेशनल रिकॉर्ड बनाया है। इन्होंने 3000 मीटर स्टेपल चेस को कंप्लीट किया था 8 मिनट एंड 9 सेकेंड में, और इनकी पोजीशन 6 नंबर पे रही है, क्योंकि जो विनर है उनका नाम है अब्राहिम सीमे, इथोपिया से बिलोंग करते हैं, और इन्होंने इस रेस को 8 मिनट 2 सेकेंड में कंक्लूड किया था, खत्म किया था। बात करते हैं एक्स सीजेआई यूयू ललित टू हेड द कमिटी ऑन द अपॉइंटमेंट ऑफ द वाइस चांसलर इन द बंगाल। तो वेस्ट बंगाल के जो भी यूनिवर्सिटी है उनमें वाइस चांसलर को सिलेक्ट करने के लिए एक सिलेक्शन कमेटी बनाई गई है, और उस सिलेक्शन कमेटी को हेड कौन कर रहा है? इस कमेटी को बनाया है सुप्रीम कोर्ट ने, और कमेटी को हेड कर रहे हैं फॉर्मर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया उदय उमेश ललित। लास्ट में कुछ और पर्सन है जिनको हम शॉर्ट में डिस्कस करेंगे। आपको यहाँ पर एक जिम्नास्ट पर्सन देखने को मिल रहा है, और ये है फ्रांस के जिम्नास्ट है जिनका नाम है एरिक पाउजेट। ठीक है, इन्होंने सिडनी ओलंपिक्स में 2000 में सिल्वर मेडल हासिल किया था, और इनकी रिसेंटली डेथ हो गई है। ठीक है, तो याद रखना है किस स्पोर्ट से हैं और किस कंट्री से बिलोंग करते हैं। इसके अलावा कुछ और अपॉइंटमेंट हुई है, जैसे कि जस्टिस विद्युत रंजन सारंगी
इन्होंने एज अ 15 चीफ जस्टिस ऑफ झारखंड हाई कोर्ट शपथ ली है। वहीं मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के जज थे शील नागू, इनको अपॉइंट किया गया है चीफ जस्टिस ऑफ पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट। तो ये झारखंड और पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट की न्यू अपॉइंटमेंट्स हैं जो हमने यहाँ पे देख ली। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट पर्सन थे जो इस वीक में हमको न्यूज में देखने को मिले। नेक्स्ट कैटेगरी में हम बात करेंगे टॉप 10 इवेंट्स के बारे में। ओके, तो सबसे पहले हम बात करेंगे अहोम मोडेम के बारे में, रिकमेंडेड फॉर द इंक्लूजन इन द यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट। जैसे कि इजिप्ट के पिरामिड्स हैं जहां पे फेरोज को या वहां के जो किंगडम्स थे उनकी रॉयल फैमिली के मेंबर्स को दफनाया गया है, ग्रेवयार्ड है। सिमिलर यहाँ पर अहोम डायनेस्टी जो थी असम स्टेट में, उसकी जो रॉयल फैमिली के मेंबर्स की ग्रेवयार्ड है वो आपको यहाँ पर देखने को मिलती है, जिसे हम मोडेम कहते हैं। और इसे यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में इंक्लूड करने के लिए बात की जा रही है। ठीक है, डन इतनी चीजें, इसलिए न्यूज में ऑलरेडी ये यूनेस्को की टेंटेटिव लिस्ट में 2014 से शामिल किए गए हैं। ओके है जी, कहां पर है? आसाम में है। अगर इनको सिलेक्ट कर लिया गया तो ये आसाम में 3rd नंबर की यूनेस्को हेरिटेज साइट हो जाएगी। आसाम में ऑलरेडी काजीरंगा नेशनल पार्क एंड मानस नेशनल पार्क है जो कि यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में शामिल है। ठीक है डन। चलो नेक्स्ट बात करेंगे WHO ने रिसेंटली लॉन्च किया है MEDVIS प्लेटफॉर्म, जो कि एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है। इसका नाम क्या है? मेडिकल डिवाइसेस इंफॉर्मेशन सिस्टम। किसने लॉन्च किया है ये प्लेटफॉर्म? WHO ने किया है, जो कि ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जहां पर सभी के सभी जो मेडिकल डिवाइसेस हैं अलग अलग बीमारियों के लिए उनकी एक नाम दिया गया है, लिस्टिंग की गई है प्रॉपरली। ठीक है, लगभग यहाँ पे 2300 टाइप ऑफ मेडिकल डिवाइसेस की इंफॉर्मेशन अवेलेबल है। इससे डॉक्टर्स को, पेशेंट्स को, कस्टमर्स को न्यू मेडिकल डिवाइसेस की इंफॉर्मेशन गैदर करने में, उनको प्रोक्योर करने में, एक्सेस करने में कोई भी समस्या नहीं होगी। इसलिए इस पोर्टल को डिजाइन किया गया है बाय द WHO। ठीक है, WHO has launched MEDVIS, an online platform that provides user with access to information on the medical devices. Objective क्या है? To help make the naming of the medical devices simpler. इस ऑनलाइन पोर्टल में 2300 टाइप्स ऑफ मेडिकल डिवाइसेस को शामिल किया है जो अलग अलग हेल्थ एरिया से बिलोंग करते हैं। ठीक है, तो इसलिए ये न्यूज में देखने को मिल रहा है। नेक्स्ट है, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर ने प्रोजेक्ट परी की शुरुआत की है। कहां पर? न्यू दिल्ली में। क्यों की गई है? क्योंकि 46 नंबर की वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी की मीटिंग, पहली बार इंडिया वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी की मीटिंग को होस्ट कर रहा है, वो भी 46 नंबर का एडिशन है न्यू दिल्ली में। ठीक है, 21 जुलाई से 31 जुलाई तक ये मीटिंग होनी है। तो यहाँ पे दिल्ली का ब्यूटिफिकेशन करना है, वहां की दीवारों पे डिफरेंट आर्ट एंड कल्चर को प्रिंट करना है, हमको बेसिकली पेंटिंग करनी है, जिसके लिए प्रोजेक्ट परी की शुरुआत हुई है। यहाँ पे परी का मतलब है पब्लिक आर्ट ऑफ इंडिया। पब्लिक आर्ट ऑफ इंडिया परी का फुल फॉर्म है। ये तो मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर ने प्रोग्राम को लॉन्च किया है, लेकिन प्रोग्राम को एग्जीक्यूट कौन करेगा? तो इसमें पूरे इंडिया से 150 आर्टिस्ट को इनवाइट किया गया है जो अलग अलग कारीगरी को जानते हैं। कोई बनी ठनी पेंटिंग को जानता है तो कोई गोंड पेंटिंग को जानता है। ठीक है, और इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट कर रहा है ललित कला अकेडमी विद द कोलैबोरेशन ऑफ नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट। अब यहाँ पे बात हो रही है ललित कला अकादमी के बारे में, जिसका फॉर्मेशन 5 अगस्त 1954 को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने किया था और मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के अंदर ये काम करता है। हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है। चेयरमैन का नाम है वी नागदास। ठीक है, अगर हम यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स के बारे में बात करें तो इंडिया की रैंकिंग 6th पोजीशन पे आती है। इंडिया में टोटल नंबर ऑफ साइट्स कितनी है? 42 आपको साइट्स देखने को मिल जाएंगी। ठीक है, और इंडिया 6th पोजीशन पे आता है। सबसे ज्यादा वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स कहां पर है? तो आंसर हो जाएगा यहाँ पर, आप देखेंगे सबसे ज्यादा है इटली में, 59 साइट्स आपको देखने को मिलेंगी। देन चाइना, देन फ्रांस, देन जर्मनी, स्पेन, और फिर लास्ट में 6 नंबर पे आपको इंडिया देखने को मिल जाएगा। मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर कौन है? तो गजेंद्र सिंह शेखावत है, जिनकी कॉन्स्टिट्यूंसी जोधपुर राजस्थान है। वो मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर को संभालते हैं। अब यहाँ पे बात हो रही है यूनेस्को के बारे में। इसका फुल फॉर्म पहले भी एग्जाम में पूछा गया है, वापस पूछा जा सकता है। यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चर ऑर्गेनाइजेशन यूनेस्को है, जिसके डायरेक्टर जनरल कौन है? ऑद्रे अजोले है। हेडक्वार्टर पेरिस फ्रांस में है। 1945 में सेटअप किया गया था और 1946 से इफेक्ट में देखने को मिल जाएगा यूनेस्को। नेक्स्ट बात करेंगे मालाबार एक्सरसाइज के बारे में। तो 28th एडिशन ऑफ द मालाबार एक्सरसाइज, इसको कंडक्ट कर रहा है इंडिया। इंडिया इसको आयोजित कर रहा है बे ऑफ बंगाल में अक्टूबर के मंथ में। इंडिया के साथ साथ इसमें यूएसए, जापान और ऑस्ट्रेलिया पार्टिसिपेट करेंगे, क्योंकि क्वाड कंट्री 4 है।
4 देशों के संगठन को हमने क्वाड कंट्री कहा है, यूएसए, जापान, ऑस्ट्रेलिया और इंडिया। इनके बीच में जो एक्सरसाइज हो रही है वो मालाबार एक्सरसाइज हो रही है। कहां पर होगी? बे ऑफ बंगाल में होगी, अक्टूबर में होगी। इंडिया होस्ट करेगा और 28 नंबर का एडिशन है। ठीक है, इनिशियली जब मालाबार एक्सरसाइज की शुरुआत हुई थी तो इंडिया और यूएसए के बीच में शुरुआत हुई थी 1992 में। फिर जापान ने 2015 में मालाबार एक्सरसाइज को ज्वाइन कर लिया था एंड 2020 में ऑस्ट्रेलिया ने भी मालाबार एक्सरसाइज को ज्वाइन कर लिया था। तो टोटल अब 4 देशों के बीच में एक्सरसाइज आपको देखने को मिलती है। नेक्स्ट आता है हज कमेटी, नाउ अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स। यहाँ पर रिसेंटली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक फैसला लिया है कि पहले जो हज कमेटी थी वो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के अंदर आती थी, इसको अब मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स के अंदर लेकर आया गया है। और ये नए जो रूल चेंज हुए हैं इसके कारण हज कमेटी रूल में भी कुछ चेंजेस आपको देखने को मिल रहे हैं। The new rule are called the Hajj Committee Amendment Rules 2024, जो कि रिप्लेस करते हैं हज कमेटी रूल्स 2022 को। एक बच्चे ने मुझसे पूछा था कि हज कमेटी क्या होती है, तो आपको पता है कि हर साल काफी सारे इंडियंस जो है वो हज यात्रा के लिए जाते हैं, तो यहाँ पे हज कमेटी उसको ऑर्गेनाइज करती है। यहाँ पे जो हजी हैं उनको प्रॉपर ट्रेनिंग प्रोवाइड करना, उनकी टिकट की व्यवस्था करना, उनका मेडिकल चेकअप करना, इसके लिए पूरा एक हज कमेटी काम करती है। और ये एसोसिएट रहती है अलग अलग मंत्रालय के साथ, जैसे कि सिविल एविएशन के साथ इनको डील करना है, मेडिकल डिपार्टमेंट के साथ, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के साथ, और ऑब्वियसली बात है मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी का तो इन्वॉल्वमेंट रहेगा, क्योंकि मुस्लिम कम्युनिटी हमारे देश की एक माइनॉरिटी कम्युनिटी है। तो इस तरीके से हज कमेटी काम करती है और अब ये मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स के अंदर आएगी, पहले ये मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के अंदर आती थी। ठीक है, डन। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं राजस्थान के बारे में। एंड राजस्थान बिकम्स द फर्स्ट स्टेट टू अडॉप्ट अ रोड सेफ्टी एक्शन प्लान। तो यहाँ पे 10 साल के अंदर एक्शन प्लान को एग्जीक्यूट कर दिया जाएगा। ठीक है, तो राजस्थान टू बिकम द फर्स्ट स्टेट टू अडॉप्ट अ रोड सेफ्टी एक्शन प्लान फॉर द 10 ईयर्स। इनका पर्पस है कि हमें 50% तक रोड एक्सीडेंट को रिड्यूस करना है बाय द 2030। तो अब यहाँ पर हमें कई स्टेप्स लेने होते हैं, लोगों को अवेयरनेस दिलानी है अबाउट द ट्रैफिक रूल्स, उसके अलावा सीट बेल्ट के बारे में, हेलमेट के बारे में, ब्रेकर्स में आपको स्पीड लिमिट कितनी रखनी है, कितना डिस्टेंस, सेफ डिस्टेंस आपको गाड़ी के साथ मेंटेन करना है, तो ये सारी चीजें बताई जाती है। तो इसको असिस्ट कौन करेगा, मतलब फाइनेंशियल सपोर्ट कौन करेगा? वर्ल्ड बैंक करेगा राजस्थान गवर्नमेंट को सपोर्ट। ये जो एक्शन प्लान है वो 3 अलग अलग फेजेस में एग्जीक्यूट होगा। पहला 25 to 27, नेक्स्ट 2027 to 2030, देन 2030 to 2033। डन। नेक्स्ट बात करेंगे यहां पर, फर्स्ट टाइम सेंट्रल एशियन कंट्रीज कंडक्ट कर रही हैं पहला वॉर गेम विदाउट रशिया एंड चाइना। हमेशा जो आपकी सेंट्रल एशियन कंट्रीज हैं, ये कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, किर्गिस्तान, ये हमेशा कोई एक्सरसाइज करती तो इन्वॉल्व रहती है रशिया के साथ या फिर चाइना के साथ, जो आपका मल्टीपर्पज जो वॉर गेम्स होते हैं जिसमें कई सारे ट्रूप्स पार्टिसिपेट करते हैं, कई बार तीनों फोर्सेस भी पार्टिसिपेट करते हैं, लेकिन पहली बार ये खुद से ऑर्गेनाइज कर रहा है। तो सेंट्रल एशियन कंट्रीज कंडक्ट फर्स्ट वॉर गेम्स विदाउट रशिया और चाइना, और इस एक्सरसाइज का नाम क्या है? इसका नाम आएगा, देखेंगे आप, बाल्लिस्टिक एक्सरसाइज 2024, जो कि कहां पर होगी? कजाकिस्तान में होगी। कजाकिस्तान में आपको एक्सरसाइज देखने को मिलेगी, कहां पर? कैस्पियन सी में। ये दिख रहा है ना, कैस्पियन सी। तो कैस्पियन सी में आपको एक्सरसाइज देखने को मिलेगी। 17 जुलाई तक एक्सरसाइज रन होनी है और 4000 से ज्यादा ट्रूप, वॉरशिप्स, एविएशन, टैंक्स, ये सब पार्टिसिपेट करने वाले हैं। अब कौन कौन पार्टिसिपेट कर रहा है? तो कजाकिस्तान तो होस्ट कर रहा है, इसके अलावा उज्बेकिस्तान पार्टिसिपेट करेगा, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान, और तजाकिस्तान के अलावा ये अजरबैजान है, जो कैस्पियन सी के साथ बॉर्डर दिखा रहा है ना, ये अजरबैजान। ये लोग मिलकर इस एक्सरसाइज में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पे जब कैस्पियन सी के बारे में बात हो रही तो हमें पता होना चाहिए कि कैस्पियन सी किन किन देशों के साथ बॉर्डर शेयर कर रहा है, या कौन कौन से देशों की जो बॉर्डर है या बाउंड्रीज है वो कैस्पियन सी के साथ लगती हैं। तो आप देखेंगे सबसे पहले तो अजरबैजान, जो अभी काफी न्यूज में है, चर्चा में है। ठीक है, बाकू इसकी कैपिटल मिल जाएगी। देन ईरान के बाद आपको तुर्कमेनिस्तान, देन आपको यहाँ पे मिल जाएगा कजाकिस्तान, और फिर आपका रशिया। ठीक है, तो ये 5 देश आपको मिल जाएंगे, जिसकी एक छोटी सी ट्रिक मैंने आपको पहले भी याद करवाई थी, तारीख। इससे आप 5 देशों के नाम तुर्कमेनिस्तान, अजरबैजान, रशिया, ईरान और कजाकिस्तान याद रख सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पर एक नदी आ रही है रशिया से जिसका नाम है बोल्गा रिवर, और बोल्गा रिवर यहाँ पे कैस्पियन सी में पानी पहुंचाती है। मतलब 70% जो सोर्स है कैस्पियन सी का वो कौन सा है? वो बोल्गा रिवर आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, चलिए अब बात करेंगे कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव के बारे में। ये एक रीजनल सिक्योरिटी ग्रुप है जिसका फॉर्मेशन 2011 में किया गया था।
बेसिकली इंडियन ओशियन में मैरीटाइम सिक्योरिटी के लिए, जिसमें 3 मेंबर नेशन कंट्री थे। कौन कौन थे? इंडिया, श्रीलंका एंड मालदीव। ये देखो, ये तीनों देश आपके इंडियन ओशियन में देखने को मिल जाते हैं। तो इंडिया, श्रीलंका और मालदीव थे। बाद में इसको मॉरिशियस ने ज्वाइन कर लिया था 4th मेंबर। और 2 ऑब्जर्वर कंट्री थी, बांग्लादेश और सेशल्स। रिसेंटली बांग्लादेश जो कि ऑब्जर्वर कंट्री थी वो फुल टाइम मेंबर बन गई है। तो यहाँ पर जो कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव है इसमें टोटल फुल टाइम मेंबर कितने हो गए? 5। इंडिया, श्रीलंका, मालदीव, मॉरिशियस एंड बांग्लादेश। और स्टिल यहाँ पर सेशल्स आपको ऑब्जर्वर देखने को मिलेगा। रिसेंटली 8th नंबर की डिप्टी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर लेवल की मीटिंग हुई थी कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव की। ठीक है, कहां पर हुई थी? मॉरिशियस ने इसको ऑर्गेनाइज किया था वर्चुअली। ठीक है, और इसी मीटिंग में फैसला लिया गया है और बांग्लादेश यहाँ पे फुल टाइम मेंबर बन गया है कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव का। 5th नंबर का मेंबर आपको देखने को मिल जाएगा। नेक्स्ट है एक्सरसाइज पिच ब्लैक, भी रिसेंटली न्यूज में थी। एक्सरसाइज पिच ब्लैक को होस्ट करता है कौन? ऑस्ट्रेलिया। तो ऑस्ट्रेलिया एयरफोर्स इसको होस्ट कर रहा है और सिंस 1981 से पिच ब्लैक एक्सरसाइज होती है। इसमें आप देखोगे तो बहुत सारे देश पार्टिसिपेट करते हैं। ठीक है, 20+ कंट्रीज यहाँ पे पार्टिसिपेट कर रही हैं, उनमें से एक इंडिया है। तो इंडियन एयरफोर्स भी पहुंच चुकी है ऑस्ट्रेलिया पिच ब्लैक एक्सरसाइज में पार्टिसिपेट करने के लिए। 12 जुलाई से लेकर 2 अगस्त तक आपको ये एक्सरसाइज देखने को मिल जाएगी। नेक्स्ट है फिलीपींस। यहां पर एक फंड है विच इज लॉस एंड डैमेज फंड। जब COP27 की मीटिंग हो रही थी इजिप्ट में, तब इस फंड को रेडी किया गया था, लॉस एंड डैमेज फंड, जिसका पर्पस ये था कि जो डेवलप्ड नेशन है वो फंडिंग करेंगे। किसके लिए? डेवलपिंग कंट्रीज और जो आपकी लीस्ट डेवलप कंट्रीज है, जो आइलैंड है, जिनको खतरा है बिकॉज ऑफ द ग्लोबल वार्मिंग। कई बार साइक्लोन आते हैं और ये जो आपकी लीस्ट डेवलप कंट्री है वो बहुत ज्यादा इफेक्ट होती है। तो उनको मदद पहुंचाने के लिए लॉस एंड डैमेज फंड को बनाया गया है। एंड लॉस एंड डैमेज फंड को एक तरीके से मैनेज करने का काम, फंडिंग कहां से आ रही है पूरा प्रॉपर देखने का काम कौन करता है? वर्ल्ड बैंक करता है। लॉस एंड डैमेज फंड बोर्ड का अभी जो बोर्ड मेंबर या बोर्ड कह सकते हो कि चेयरमैन अपॉइंट किया गया है, जिनका नाम है फिलीपींस। ठीक है, तो फिलीपींस हैज बीन चूजन टू होस्ट द बोर्ड ऑफ द लॉस एंड डैमेज फंड विच इज क्रिएटेड बाय द यूनाइटेड नेशन टॉक्स, marking another step towards providing financial help for the countries to recover and rebuild from the impact of the global warming. Okay, तो ये थे आज के हमारे टॉप 10 इवेंट्स। चलिए अब बात करते हैं हम यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में। टोटल 35 क्वेश्चन का एक क्विज है, आप लोग आंसर करने की कोशिश कीजिए और वीडियो के एंड में क्वेश्चन ऑफ द डे है जिसका आंसर भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में प्रोवाइड करेंगे। क्विज स्टार्ट करने से पहले जल्दी से एक बार लिंक को शेयर कर दीजिए और पहली बार आ रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो जिससे अपकमिंग क्लासेस की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो यहाँ पर देखेंगे 15th नंबर का एग्रीकल्चर लीडरशिप अवार्ड्स 2024 रिसेंटली डिस्ट्रीब्यूट किए गए हैं। तो बेस्ट स्टेट इन द हॉर्टिकल्चर कौन सा राज्य है? हॉर्टिकल्चर का क्या मतलब होता है? जिसमें हम वेजिटेबल एंड फ्रूट्स का कल्टीवेशन करते हैं। आंसर हो जाएगा नागालैंड। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है सेफ्टी रिंग, एक नया फीचर इंटरनेट बैंकिंग और मोबाइल बैंकिंग सिस्टम के लिए जिससे हम साइबर फ्रॉड को कम कर सके। तो सेफ्टी रिंग करके नया फीचर किसने लॉन्च किया है? तो ये नया फीचर लॉन्च किया है पंजाब नेशनल बैंक, मतलब ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव ने रिसेंटली किसे एक 5वें नंबर के मेंबर के रूप में एक्सेप्ट किया है और ये मीटिंग होस्ट कर रहा था वर्चुअली मॉरिशियस। तो आंसर हो जाएगा बांग्लादेश। नेक्स्ट है which state will shortly become the first state in the country to adopt the action plan for the road safety? रोड सेफ्टी के लिए एक्शन प्लान अडॉप्ट करने वाला पहला राज्य राजस्थान आपको देखने को मिल जाएगा और इसको सपोर्ट कौन करेगा? वर्ल्ड बैंक करेगा। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। अभी वेस्ट बंगाल यूनिवर्सिटी का जो मामला है उसके वाइस चांसलर को सिलेक्ट करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने कमेटी बनाई। उस कमेटी के हेड कौन है? तो आंसर हो जाएगा यूयू ललित। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है who has been recently appointed as the chief spokesperson of the central government? तो सेंट्रल गवर्नमेंट के चीफ स्पोकपर्सन कौन बन गए हैं? तो धीरेन्द्र ओझा। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। चलिए नीति आयोग ने 3 मंथ्स का एक कैंपेन लॉन्च किया है जिसका नाम है संपूर्णता अभियान। ठीक है, इसमें बेसिकली जो 6 आइडेंटिफाई इंडिकेटर्स है उनको पहुंचाना है, अचीव करना है हमको अपने एस्पिरेशनल ब्लॉक और एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स में। तो पूछा गया है कि कितने एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट और एस्पिरेशनल ब्लॉक हमारे देश में अंडर द नीति आयोग, क्योंकि नीति आयोग का ही ये मिशन है। तो आंसर हो जाएगा 112 एंड 500। 112 एंड 500 ब्लॉक्स है। ठीक है, नेक्स्ट है विच स्टेट गवर्नमेंट हैज रिसेंटली लॉन्च लोकपथ मोबाइल एप्लीकेशन फॉर रिजॉल्विंग रोड प्रॉब्लम?
तो रोड प्रॉब्लम, रोड में जो गड्ढे वगैरह हो जाते हैं उसकी कंप्लेंट करने के लिए एक तरीके से लोकपथ मोबाइल एप्लीकेशन को मध्य प्रदेश गवर्नमेंट ने इंट्रोड्यूस किया है। नेक्स्ट है, रिसेंटली सर कियर स्टारमर हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ विच कंट्री? तो आंसर हो जाएगा ब्रिटेन, यूके के नए प्राइम मिनिस्टर बनाए हैं, ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, सील नागू हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू चीफ जस्टिस ऑफ विच हाई कोर्ट? सो आंसर हो जाएगा यहाँ पे पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट के नए चीफ जस्टिस अपॉइंट किए गए हैं। ओके, नेशनल मेडिकल कमीशन, रिसेंटली नेशनल मेडिकल कमीशन के चेयरमैन किसे अपॉइंट किया गया है? बाय द अपॉइंटमेंट कमिटी ऑफ कैबिनेट। तो आंसर हो जाएगा गंगाधर, गंगाधर ही शक्तिमान वाले गंगाधर हैं, डॉक्टर BN गंगाधर, ऑप्शन डी। नेक्स्ट है, डिफेंस प्रोडक्शन FY 23-24 में कितना रहा है अकॉर्डिंग टू द मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस? तो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस का ये डेटा है और इन्होंने कहा है अभी तक का लार्जेस्ट हमारा डिफेंस प्रोडक्शन रहा है, कितना है? 1.27 लाख करोड़ रुपीस। ओके, इसमें CR और है, CR और लिख लीजिएगा, 1.27 लाख करोड़ रुपीस, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, which state mica mines have been recently declared child labor free by the National Commission for Protection of the Child Rights? तो यहाँ पर जो कोडरमा है, कोडरमा डिस्ट्रिक्ट ऑफ झारखंड, वहां पे जो माइंस हैं उनको रिसेंटली चाइल्ड लेबर फ्री डिक्लेयर किया गया है, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, which company has partnered with the Indian Olympic Association as the official principal partner for the 4 years? तो 4 सालों के लिए, मतलब 2024 के पेरिस ओलंपिक से लेकर 2028 में जो लॉस एंजलिस के जो ओलंपिक्स होंगे तब तक के लिए, मतलब 4 सालों के लिए प्रिंसिपल पार्टनर कौन बना है? BPCL, भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, FATF की प्रेसिडेंट बनी है एलिसा दे एंडा मेडेर्जो। पूछा जा रहा है कि किस कंट्री से है? मैक्सिको से है ये, ठीक है। राजा कुमार को रिप्लेस किया है जो सिंगापुर से थे। नेक्स्ट है, पहली वीमेन फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ यूके, सो आंसर हो जाएगा रचेल रिवेज, ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, मालाबार एक्सरसाइज का कौन सा एडिशन इंडिया होस्ट करेगा बे ऑफ बंगाल में अक्टूबर मंथ में, अलोंग साइड द USA, जापान एंड ऑस्ट्रेलिया? सो आंसर हो जाएगा 28th एडिशन, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट बात करेंगे, इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन ने चीफ द मिशन किसे अपॉइंट किया है आने वाले पेरिस ओलंपिक के लिए? तो आंसर हो जाएगा गगन नारंग, जो कि एक शूटर है, ऑप्शन डी। 2 टाइम ओलंपियन विनेश फोगाट, रिसेंटली इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है किस कैटेगरी में? आंसर हो जाएगा 50 kg कैटेगरी में, इंटरनेशनल कॉन्टिनेंटल रेसलिंग चैंपियनशिप में, ऑप्शन बी। नेक्स्ट, डॉक्टर सी नारायण रेड्डी नेशनल लिटरेरी अवार्ड किसे दिया गया है? तो तमिल राइटर है जिनका नाम है शिव शंकरी, उनको यह अवार्ड दिया गया है। मित्र वन इनिशिएटिव, जो कि एक प्लांटेशन ड्राइव है जिसमें 35 करोड़ प्लांटेशन करना है, ये प्रोग्राम किसने लॉन्च किया है? नियर द नेपाल बॉर्डर, सो आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट का प्लान है ये, ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 15th एग्रीकल्चर लीडरशिप अवार्ड कमेटी ने रिसेंटली बेस्ट एग्रीकल्चर स्टेट किसे बनाया है? आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र। विच मिनिस्ट्री हैज रिसेंटली लॉन्च प्रोजेक्ट परी पब्लिक आर्ट ऑफ इंडिया? तो ये मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर का प्रोग्राम है, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। Recently, who won the 2024 Asian Billiard Championship in the Riyadh? तो यहाँ पे इस चैंपियनशिप को 3rd टाइम ध्रुव सितवाला ने जीता है और डिफीट किसको किया है? पंकज आडवाणी को किया है, ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। रिसेंटली DPIIT, डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड ने यहाँ पर मैंडेटरी कर दिया है कौन से ऐसे किचन के अप्लायंसेज या यूटेंसिल्स है जिनके लिए ISI सर्टिफिकेशन क्वालिटी चेक होना मैंडेटरी है। सो आंसर हो जाएगा स्टेनलेस स्टील और एल्यूमिनियम के जो यूटेंसिल्स, जो बर्तन हमारे घरों में इस्तेमाल होते हैं, ऑप्शन डी। चलिए नेक्स्ट है, आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट द डिजिटल भारत निधि। रिसेंटली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने डिजिटल भारत निधि को क्रिएट किया है, उसके रिगार्डिंग कुछ स्टेटमेंट है, हमें बताना है कि करेक्ट स्टेटमेंट कौन से हैं। पहला है, DVN वॉज क्रिएटेड अंडर द इंडियन टेलीग्राफ एक्ट 1885। ये तो गलत हो गया क्योंकि हमने अभी सीखा है कि टेलीकम्युनिकेशन एक्ट जो 2023 है उसके अंदर DVN को बनाया गया है। नेक्स्ट कहता है, यूनिवर्सल सर्विस ऑब्लिगेशन फंड विल रिप्लेस द डिजिटल भारत निधि। ये तो उल्टा कह दिया, डिजिटल भारत निधि रिप्लेस कर रहा है यूनिवर्सल सर्विस ऑब्लिगेशन फंड को, ये भी गलत कर दो। नेक्स्ट है, बैलेंस ऑफ क्रेडिट अंडर द DBN इज नॉन लैप्सेबल। हाँ भाई, ये बात सही है कि जो फंड है ये नॉन लैप्सेबल है, इसमें जो भी पैसा होगा वो अगले साल के लिए ट्रांसफर हो जाएगा, गायब नहीं होगा, ठीक है, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, इंडिया 5th नंबर पे आता है जनरेटिव AI में पेटेंट कराने के मामले में।
सबसे पहले चाइना, देन यूएसए और रिपब्लिक ऑफ कोरिया का नाम आपको देखने को मिलेगा। 2014 से लेकर 2023 तक इंडिया ने कितने पेटेंट करवाए हैं इन द जनरेटिव एआई, ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो 1350 बिल्कुल सही आंसर है, ऑप्शन डी। नेक्स्ट है, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स ने रिसेंटली ग्रो विद द ट्री प्लांटेशन ड्राइव को रन किया था श्रीनगर में। पूछा जा रहा है किस बैंक की मदद से इसको ऑर्गेनाइज किया गया है, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। टाटा पावर सोलर सिस्टम में रिसेंटली घर घर सोलर इनिशिएटिव को लॉन्च किया है, ठीक है, जिसका पर्पस क्या है, हर एक घर को रिन्यूएबल एनर्जी प्रोवाइड करना। तो ये जो प्रोग्राम है घर घर सोलर इनिशिएटिव कहां से लॉन्च किया गया है, उत्तर प्रदेश से लॉन्च किया गया है, ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, who has been appointed as the principal advisor at the Union Ministry of Health and Family Welfare। तो हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर में हमारी प्रिंसिपल एडवाइजर अपॉइंट हुई हैं, जिनका नाम क्या है, सौम्या स्वामीनाथन। सौम्या स्वामीनाथन, ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। पता नहीं कुछ टेक्निकल इश्यूज की वजह से वो पूरा दिखा नहीं था, तो सौम्या स्वामीनाथन उसका सही आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट है, फॉर्मर इंडियन ओपनर गौतम गंभीर, इन्हें रिसेंटली इंडिया की मेंस क्रिकेट टीम का कोच बनाया गया है। कब तक के लिए रहेंगे कोच, तो 2027 तक रहेंगे, ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को रिसेंटली ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रयू द एपोस्टल अवार्ड दिया गया है। ये किस कंट्री का हाईएस्ट अवार्ड है, तो आंसर हो जाएगा रशिया का, ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अब रशिया एग्री हुआ है इंडिया की रिक्वेस्ट पे कि इंडिया 2 न्यू कॉन्सुलेट ओपन कर सकता है, किन 2 लोकेशंस पे, तो आंसर हो जाएगा कजान, जहां पर आपको अभी ब्रिक्स की मीटिंग देखने को मिलेगी, एंड नेक्स्ट हो जाएगा आपका एक्टिनबर्ग, ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट है, हु विल बी द मेन स्पॉन्सर ऑफ द इंडियन कंटिजेंट इन द अपकमिंग ओलंपिक्स, तो आंसर हो जाएगा अडानी ग्रुप, ऑप्शन बी। हज कमेटी कम्स अंडर, तो हज कमेटी आएगी किसके अंदर, मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स, ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट है। रिसेंटली इंडिया एंड रशिया एग्री टू इंक्रीज बायलैटरल ट्रेड टू $100 बिलियन बाय विच ईयर, तो आंसर है 2030 तक हम अपने ट्रेड को $100 बिलियन करेंगे। एंड दिस इज योर क्वेश्चन ऑफ द डे। रिसेंटली स्नो ब्लाइंड मालवेयर न्यूज में था, ये क्या है, किस टाइप का मालवेयर है, 4 ऑप्शन है, बस आपको सही आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है। तो आज के लिए इतना ही। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए अपडेट्स के साथ। टेक केयर एंड बाय बाय।